सावी एक मिडिल क्लास लड़की होती है। वो अपने माता पिता सुजाता और गोपाल और छोटे भाई नक्श के साथ रहती है। ऐसे ही एक रोज, अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ भाग्यवान, बोलो। देखो ना, कितने दिनों से मैं ये डब्बा फोन इस्तेमाल कर रही हूँ। अचानक से बंद पड़ जाता है और अचानक से चालू भी हो जाता है। मुझे तो इसका कुछ भी समझ नहीं आता। इसीलिए मुझे भी बाकियों की तरह एक स्मार्टफोन चाहिए ताकि मैं उसका सही से इस्तेमाल कर पाऊँ। ठीक है भाग्यवान, जानता हूँ मैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो। बस थोड़े दिनों बाद पैसे आने पर मैं तुम्हारे लिए नया फोन खरीद दूंगा। अरे आपके तो थोड़े दिन कभी नहीं आते, बस उम्मीद दिलाते रहते हो मुझे। सावी बेटा, कुछ तो बोल अपने पापा को। अब मैं भी इसमें क्या बोलूँ माँ, आपके भी अलग ही चस्के हैं और आपको तो बस फोन पर बात ही तो करनी होती है। तो आप एक सादा सा डब्बा फोन क्यों नहीं ले लेती? आखिर स्मार्टफोन की आपको क्या जरूरत है? पर बेटा, आजकल स्मार्टफोन के जरिए बहुत कुछ किया जाता है। जैसे कि गांव में अपने परिवार वालों से वो क्या कहते हैं, हाँ, वीडियो कॉल पर मैं बात कर सकूंगी। फिर वो व्हाट्सएप पे बातचीत कर पाऊंगी। अरे कितना कुछ होता है उसमें। खैर, चलिए जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है माँ। ठीक है बेटा, अभी देती हूँ मैं। फिर सुजाता सावी को टिफिन देती है, जिसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब से ये लड़की काम पर जाने लगी है, इसमें तो एक अलग ही अकड़ आ गई है। पर ये तो ऐसे बंठन कर जाती है जैसे कि ये कंपनी की मालकिन हो, और घर में तो एक रुपया भी नहीं देती। अब जाने दीजिए ना, वो अपने भविष्य के लिए बचत कर रही है, और ऐसे अपनी ही बेटी से पैसे मांगना सही लगता है क्या? ऐसी बात नहीं है सुजाता, मैं उससे कोई पैसे नहीं मांग रहा, लेकिन थोड़ी बहुत आशा तो रहती ही है ना कि पैसे ना सही, लेकिन घर वालों के लिए कुछ लेकर आए। और उससे तो ये भी नहीं होता। और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे इस बात का लगता है कि पैसे कमाने के बाद में उसके स्वभाव में काफी बदलाव आ गया है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा जी, आप भरोसा रखिए। सावी को उस महीने इंसेंटिव्स के तौर पर बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, और फिर वो उन पैसों में से 10,000 के केवल ब्रांडेड कपड़े ही खरीदती है। और ये देखकर सुजाता और गोपाल हैरान रह जाते हैं। क्या कहा? ये 2 जोड़ी कपड़े बस 10,000 में आए हैं? बाप रे! अरे क्या माँ, आप भी, ये ब्रांडेड कपड़े हैं ना, इसलिए इतने महंगे हैं। देखो सावी, मैं जानता हूं कि तुम पैसे कमाती हो, तो उसका सही से इस्तेमाल भी किया करो। अरे 10,000 रुपए भी कोई कपड़ों में खर्च कर देता है क्या? बेवकूफ कहीं की। अरे पापा, अब मुझे बाहर बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना पड़ता है ना, इसीलिए मेरा टिप टॉप रहना बहुत जरूरी है। अरे माना कि तुझे बाहर लोगों के बीच जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए तू सस्ते दाम में भी अच्छे कपड़े खरीद सकती है ना। तो इतने महंगे कपड़े लेने की तुझे क्या जरूरत थी? अरे पर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मैंने थोड़ी ना पैसे किसी गलत जगह डुबाए हैं, बस कपड़े ही तो खरीदे हैं मैंने, और वो भी अपने लिए। फिर भी आप दोनों मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए हो। पहली बात तो ये है कि तुम इस तरह से हमारे साथ बात नहीं कर सकती, हम तेरे माता पिता हैं। और रही दूसरी बात, ये तेरे पैसे हैं, तुझे जिस तरह से खर्च करने हैं कर सकती है तू। हम तो बस यही कहेंगे कि उसे सही से इस्तेमाल कर। हाँ पापा, आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी कुछ भी गलत नहीं करेगी। फिर एक दिन, अरे अच्छा हुआ सावी जो तू आ गई। अब जाकर ये दूध पड़ोस की जमुना बहन के पास देकर आ, और उन्हें कह देना कि इसे रात भर फ्रिज में ही रखे, और मैं उनसे कल सुबह ले लूंगी ये दूध। क्या? हाँ बेटा, दरअसल हमारा फ्रिज अभी भी खराब है ना, और तेरे पापा के पास अब थोड़े दिन बाद पैसे आएंगे, इसीलिए हमें तब तक के लिए दूध जमुना बहन के फ्रिज में ही रखना होगा। नहीं माँ, मैं नहीं जाने वाली किसी के पास, मुझे शर्म आती है। अरे पर इसमें कैसी शर्म बेटा? और नहीं तो क्या माँ, अरे अगर फ्रिज खराब है
तो आप इस दूध को उबाल कर रख दो ना, रात भर ये ठीक ही रहेगा। लेकिन नहीं, आप तो इतनी कंजूस हो कि आपको तो अब गैस भी बचाना है। अरे आप लोगों के इस कंजूसी के कारण ही हमारे इतने बुरे हाल हो रहे हैं। ये तो क्या बोल रही है सावी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ। फ्रिज खरीदते वक्त मैंने 1000 बार बोला था कि अगर ले रहे हो तो थोड़ा महंगा वाला ले लो ताकि ज्यादा साल तक टिक पाए। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो सस्ता वाला खरीदना था। पैसे जो बचाने थे आपको, पता नहीं इतने पैसे बचाकर कौन सा ताजमहल बांधने वाले हो। बकवास बंद कर सावी, और जरा तमीज से पेश आ। मैं आपसे तमीज से ही पेश आ रही हूँ माँ। अरे आप लोगों ने तो पूरे मोहल्ले में भी नाक कटवा कर रख दी है मेरी। कभी जमुना काकी को फ्रिज में दूध रखने के लिए कह देती हूँ, तो कभी विद्या काकी से नमक चीनी लेती हूँ, तो कभी किसी और से कोई मदद मांगती हूँ, और इसीलिए मैं किसी से बात ही नहीं करती। मुझे बहुत शर्म आती है माँ। देख बेटा, ये बात कभी मत भूलना कि पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह ही एक दूसरे की मदद करता है। अगर मैं उनसे मदद मांगती हूँ तो वो लोग भी तो मुझसे मदद मांगते हैं। और इसमें तेरी नाक कैसे कट गई भला? 4 पैसे क्या कमाने लगी तू? तेरे तो तेवर ही बदल चुके हैं। बात तेवर बदलने की नहीं है माँ, आप लोगों की सस्ती सोच है, और ना जाने कब सुधरोगे आप लोग। पर मैं ऐसे नहीं रहूंगी। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और मैं उसे मेंटेन करके ही रहूंगी। आप लोगों की तरह किसी से भी मदद नहीं मांगूंगी, फिर चाहे मेरी जिंदगी में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आ जाए। पर मैं मेरी इज्जत पे एक आज भी नहीं आने दूंगी। अरे तू तो बस अपनी इज्जत ही देखती रहे। कब से इतनी स्वार्थी बन गई तू? जब देखो तब अपने बारे में ही सोचती रहती है। मेरी एक बात गांठ बांध ले तू, जिंदगी में आगे तेरे काम आएगी। ये जो तू अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए लोगों के सामने अमीर और अच्छे बनने का जो दिखावा करती है ना, इसे करना बंद कर दे और इज्जत की जगह अपने कर्मों को बरकरार रख। ये सब बस कहने वाली बातें होती है माँ, लेकिन हकीकत तो यही है कि आपकी इज्जत अगर अच्छी रही तो आपको सम्मान भी जरूर मिलेगा। ये हकीकत नहीं है सावी। अरे तेरे स्वभाव से ही तेरी अच्छाई झलकती है। और अगर मैं ये कहूँ कि तुझे ये बात पहले से पता थी कि मुझे नया स्मार्टफोन चाहिए था और तेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन इतना सब मालूम होने के बाद भी तूने अपने लिए महंगे कपड़े खरीद लिए, और वो भी पूरे 10,000 रुपए के। लेकिन अपनी माँ के बारे में तूने एक बार भी नहीं सोचा। यहाँ पर भी तूने अपनी इज्जत के बारे में ही सोचा, ना कि अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में। अरे माँ, अब आप शुरू मत हो जाओ। क्यों? सच कहा तो बुरा लगा ना? अरे मुझे तो तुझसे 1 रुपए की भी उम्मीद नहीं है, पर तुझे एक बार तो सोचना चाहिए था ना। चल अब जा यहाँ से। मैं नक्श को भेज दूंगी जमुना बहन के घर, लेकिन आइंदा से मुझसे या अपने पापा से जबान लड़ाने से पहले 100 बार सोचना, समझे कि नहीं? सुजाता की बातें सुनकर सावी की बोलती बंद हो जाती है। ऐसे ही एक रोज, ओ माय गॉड सावी, आज का तेरा ये आउटफिट तो बहुत ही मस्त है यार। अरे तू तो इस कंपनी की मालकिन लग रही है। थैंक यू सो मच टिम्पल। वेलकम सावी। वैसे ये कपड़े बहुत महंगे होंगे ना? मुझे पता है, इसका तो बहुत बड़ा ब्रांड है। हाँ टिम्पल, तूने सही कहा, ये कपड़े बहुत महंगे हैं। अब क्या करूँ यार, मुझसे सस्ते कपड़े पहने ही नहीं जाते। बचपन से ही ऐसी हूं मैं। मेरे नाइट सूट भी 5,000 से कम नहीं होते थे। पापा की परी हूं ना मैं, इसलिए उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वाह यार, तेरा तो मस्त है। वो तो है। और तुझे पता है, मेरे घर वाले तो मुझे इस जॉब पर आने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी मर्जी से आती हूँ क्योंकि मुझे खुद के बलबूते कुछ करना है। वरना मेरे पापा के होते हुए मुझे किसी भी प्रकार की चिंता ही नहीं है। हमारे पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। काश यार, मेरी भी लाइफ तेरी तरह होती, लेकिन तब मैं एक जॉब वगैरह नहीं करती, मस्त अपने पापा के पैसों पर ऐश करती और फिर किसी अमीर और गोरी चिट्टे लड़के से शादी करती।
ये तो तेरी सोच है डिम्पल, पर मेरी सोच काफी अलग है। मुझे वो सारा संघर्ष करना है जो बाकी के लोग करते हैं। अपनी मेहनत और हिम्मत पर सब हासिल करते हैं, जैसे कि मेरे पापा ने किया था। वो भी पहले अकेले ही थे, फिर उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा किया। सही है यार, तू जो भी करे उसमें तरक्की पाए, यही मेरी दुआ है। हाउ स्वीट डिम्पल। शुक्रिया बहन। चलो अब अंदर जाते हैं, वरना लेट होने पर बॉस चिल्लाएंगे। हाँ यार, चल। सावी जहाँ भी जाती एकदम अमीरों की तरह रहती और सबको झूठ पे झूठ कहती रहती। ऐसे ही एक दिन, बाप रे, नक्श की स्कूल फीस भरते भरते तो मैं थक गया हूँ। किसी मामूली स्कूल में इसकी भर्ती कर देते तो सही रहता। आप सही कह रहे हैं, ये स्कूल फीस तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अब बहुत हो गया भाग्यवान, मुझ अकेले से इतना सब नहीं हो पाएगा और मैं अब नक्श को एक मामूली स्कूल में पढ़ने भेजूंगा। इस अमीरों वाली स्कूल में फीस भर भर के मैं कंगाल हो जाऊंगा एक दिन। सावी के कहने पर ही हमने नक्श को उस स्कूल में डाला था, पर अब वो वहां पर नहीं पड़ेगा। नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल मत करना। तू तो चुप ही बैठ सावी। तेरी इज्जत बनाए रखने के लिए तूने नक्श को वहां पर पढ़ने भेजा है, लेकिन अब हमसे वहां की फीस नहीं भरी जाएगी। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए ना उसकी, मैं हूं ना, मैं फीस भर दूंगी। हाँ पापा, हर महीने की नक्श की स्कूल फीस मैं दे दूंगी। और माँ, आपको भी नया फोन चाहिए था ना, मैं दिलाऊंगी आपको नया फोन। अरे मैं सब जानती हूँ कि तू फिर से ये सब दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए कर रही है, ताकि लोग कह सके कि तेरी माँ के पास स्मार्टफोन है और तेरा भाई इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ने जाता है। लेकिन माफ करना, मैं ना तो तेरा कोई फोन स्वीकारूंगी और ना ही तेरे पैसे से अपने बेटे को उस स्कूल में पढ़ने भेजूंगी। क्या? तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है सावी। अरे जब तुझे अपनी माँ और भाई की इतनी ही पड़ी है, तो पहले क्यों नहीं भरे तूने उनके लिए पैसे? पहले क्यों नहीं दिलाया तूने अपनी माँ को स्मार्टफोन? इसलिए अब ये दिखावा करना बंद कर, वरना एक दिन इसी में उलझ कर रह जाएगी तू। वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और सावी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। इन लोगों के कारण मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक कभी नहीं रहती। हर बार ये लोग अपनी चीप हरकतों के कारण मेरी इमेज खराब कर देते हैं। और अब जब नक्श दूसरी मामूली स्कूल में पढ़ने जाएगा, तब लोग वापस कोई ना कोई बातें बनाकर ही रहेंगे। फिर एक दिन जब सावी और डिम्पल दोनों जॉब से घर निकलते हैं, तभी सावी अपनी पर्स भूल जाती है। ओह नो, सावी तो अपनी पर्स यहीं पर भूल के गई है। मुझे उसे ये पर्स अभी लौटानी होगी। सावी, सावी, अरे ये तो गाड़ी में बैठकर चली गई। एक काम करती हूँ, मैं भी गाड़ी में बैठकर इसके पीछे चली जाती हूँ। अब डिम्पल भी गाड़ी में बैठ जाती है और वो सावी की गाड़ी का पीछा करती है। ये तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। अब इसके पीछे पीछे जाकर ही इसे ये पर्स देनी होगी मुझे। ऊपर से कल तो रविवार है, इसीलिए हमारी छुट्टी होगी। और अगर मैंने ये पर्स उसे नहीं दी तो सावी के लिए दिक्कत हो सकती है। चलो, इसी बहाने आज सावी के घर के दर्शन भी हो जाएंगे। मुझे भी उसका आलीशान घर देखना है। अब सावी घर पहुंचती है और वो घर के अंदर जा ही रही होती है कि उतने में वहां पर डिम्पल की कैब आ जाती है और वो कैब से उतरकर सावी को जोर से आवाज लगाती है। सावी, रुक जा बहन। अरे नहीं, ये पागल लड़की यहाँ तक आ गई, लेकिन क्यों और कैसे? और अब तो इसे सब पता चल जाएगा कि मैं कोई अपर क्लास नहीं बल्कि एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। अब सावी बहुत घबरा जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय मैं मर जावा। भाभी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। देखना, आज आपकी मुंह दिखाई है ना, तो सब आपकी तारीफों के पुल ही बांधते रह जाएंगे। थैंक यू किंजल। अरे तुम दोनों ननन भाभी यहाँ पर क्या गपियाती बैठी हो? और बहू, जल्दी से बाहर आकर बैठ जा,
आज तेरी मुंह दिखाई है। गांव में शादी होने के कारण इस मोहल्ले में किसी ने भी तेरा चेहरा ही नहीं देखा, लेकिन आज सब देखेगी और तुझे ढेर सारा शगुन भी मिलेगा। जी माँ जी, बस मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। अरे इतना घबराई तो कैसे चलेगा बेटा, तू चिंता मत कर। सारी रस्मों की तरह ये वाली भी तेरी रस्म अच्छे से पार हो जाएगी। मुंह दिखाई में सभी औरतें रचना का चेहरा देखती हैं, लेकिन बाद में वो अश्विनी से कहती है, देख अश्विनी, हमारी बात का बुरा मत मान, लेकिन तेरी बेटी इतनी सुंदर है। बेटा भी नैन नक्श में कितना अच्छा है, लेकिन तेरे उत्कर्ष को ऐसी लड़की कैसे पसंद आ गई। मैं यही नहीं कह रही कि वो लड़की बदसूरत दिखती है, लेकिन जरा उसके नैन नक्श तो देख लेती। और नहीं तो क्या, कहा तेरी बेटी और कहा तेरी बहू। भाई हमें तो तेरी बहू से बहुत उम्मीदें थी कि वो तो एकदम किसी फिल्मी हीरोइन की तरह दिखती होगी, लेकिन यहाँ आकर तो हमें कुछ और ही देखने को मिला। क्यों बहनों? उन औरतों की बातों पर अश्विनी कुछ भी नहीं बोल पाती। वही उनकी सारी बातें रचना और किंजल भी सुन लेती है। देखिए भाभी, इन लोगों की बातों पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये मोहल्ले की सारी आंटीज है ही ऐसी, और ये दुनिया की ही रीत है कि चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, उसमें ये कमियां तो जरूर निकालेगी, वरना इन लोगों को खाना हजम कैसे होगा। अरे कोई बात नहीं किंजल, तुम्हें मुझे सांत्वना देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इन औरतों की बातों का बुरा ही नहीं लगा। हर किसी की सोच अलग होती है और हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते ना। मैं जानती हूँ कि मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ, इसलिए मुझे किसी के बताने या समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हुई ना बात। आप सच में बहुत अच्छी हो भाभी, और हर किसी को अपना जीवन ऐसे ही जीना चाहिए। फिर एक दिन गांव से जब दादी 2 दिन के लिए वहां पर रहने आती है, तभी, अरे वाह दादी, ये स्वेटर तो बहुत ही अच्छा है। अब से मैं इसे ही पहनकर सोऊंगा रात में। थैंक यू सो मच दादी। अरे कोई बात नहीं उत्कर्ष बेटा, तेरे लिए तो मैंने खाने पीने के भी बहुत सारे पदार्थ लाए हैं, लेकिन अब तू दफ्तर के लिए चला जा। वापस आने के बाद पेट भरकर खाना। हाँ दादी, मैं आपको शाम में मिलता हूँ। इतना कहकर उत्कर्ष ऑफिस के लिए निकल जाता है। ले अश्विनी बहू, तेरे लिए ये साड़ी और शॉल। किंजल और रचना, ये दोनों ड्रेसेस मैंने तुम दोनों के लिए लाए हैं। अरे वाह दादी, ये कपड़ा तो बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा, आपकी पसंद वाकई में अच्छी है। अरे नहीं बेटा, ये वाला तू मत ले, ये किंजल के लिए है। ये वाला ड्रेस है तेरे लिए, ले। लेकिन दादी, अब भाभी को ये वाला ड्रेस पसंद आया है, तो इन्हें ही लेने दीजिए ना इसे। और भाभी, आप इस ड्रेस को रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये ड्रेस। अरे नहीं किंजल बिटिया, इस ड्रेस का रंग तुझ पर ही जचेगा, क्योंकि तेरे चेहरे पर अलग ही चमक है। लेकिन ये रचना बहू वैसी बिल्कुल भी नहीं है, इसके ऊपर ये रंग बिल्कुल भी नहीं खिलेगा। थोड़ी और सुंदर हो जा, और उसके बाद ही ऐसे कलर के कपड़े पहनना। ठीक है दादी, कोई बात नहीं। अरे दादी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? हर कोई रंग हर किसी पे जचता है, तो उसमें सुंदर होने वाली कोई बात ही नहीं है। भाभी, आप ही रखिए ये ड्रेस, दादी की बिल्कुल मत सुनिए। किंजल, जरा तमीज से बात कर। नहीं माँ, जहाँ गलत है वहां पर मैं जरूर बोलूंगी। अरे बेटा, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, तू मुझे गलत समझ रही है। नहीं दादी, आपके कहने का क्या मतलब है वो मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, और मैं अब कोई बच्ची नहीं रही। मेरी भाभी भी बहुत सुंदर है, इसीलिए आप उन्हें ऐसे नहीं बोल सकती। और सुंदरता जो होती है वो भीतर से झलकनी चाहिए, ना कि बाहर से। रखिए भाभी। अरे बस किंजल, दादी तुमसे कितनी बड़ी है, और उसके बावजूद भी तुम उनसे इस तरह से पेश आ रही हो। अगर वो कुछ कह रही है तो वो सही ही होगा ना। और रही बात इस ड्रेस की, तो मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम ही रख लो इसे। नहीं भाभी, मैं जानती हूँ कि आपको बुरा लगा है, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराकर हमें ऐसे दिखा रही हो कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है। उफ़ो,
ये लड़की भी ना एकदम पागल है। अरे बाबा, मैं सच कह रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था, याद है ना तुम्हें? अब अपना ये बचपना छोड़ दो और इस ड्रेस को रख लो। और दादी ने जो ड्रेस मेरे लिए लाया है वो भी तो कितना सुंदर है। तुम भी ना किंजल, खामखा गरम हो जाती हो। उस दिन किंजल अपनी दादी से कोई बात नहीं करती। फिर एक सुबह, क्या बात है किंजल, इतनी सुबह सुबह तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? आज कुछ खास है क्या? हाँ भाभी, आज मेरी कॉलेज में फैशन शो का कंपटीशन है और उसमें मैंने भाग लिया है। ये मेरा आखिरी साल है ना, इसीलिए। और इसके बाद तो कॉलेज लाइफ जीने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा और ना ही ऐसे कोई कंपटीशन वगैरह होंगे। हाँ किंजल, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। लेकिन एक मिनट, हाँ, मैं अभी आती हूँ। फिर रचना दही शक्कर लेकर आती है और वो किंजल को खिलाती है। ऑल द बेस्ट किंजल। थैंक यू भाभी। किंजल फैशन शो में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देती है और उस प्रतियोगिता की ट्रॉफी उसे ही मिलती है, जिसे लेकर वो घर आती है। माँ, भाभी, भैया, मैं फैशन शो जीत गई। ये देखो, मुझे ट्रॉफी और 50,000 रुपए का इनाम मिला है। क्या? 50,000? अरे वाह किंजल, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत खूब बेटा, ऐसी ही तरक्की करती रहो। मुझे पहले से पता था किंजल कि मेरी ननद किसी से कम नहीं है। जीत तो तुम्हारी ही होने वाली थी, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद के ही सारे पकवान बनाऊंगी। शुक्रिया भाभी, आज तो बहुत मजा आएगा। आपके हाथ के खाने के आगे 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना भी फीका है। फिर रचना किंजल के लिए ढेर सारे पकवान बनाती है, जिन्हें खाकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे बस भाभी, लगता है आज तो मेरा पेट फटकर ही रहेगा। अरे इतना क्या परहेज करना, लो जी भर के खाओ। इसके बाद मैंने तुम्हारे लिए गुलाब जामुन भी बनाए हैं। वाह, गुलाब जामुन! क्या यार रचना, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं क्या खाऊंगा? अरे आप चीनी खाकर सो जाओ ना भैया। अरे नहीं बाबा, मैंने तुम्हारे लिए फ्रूट शाही टुकड़ा भी बनाया है, वो खा लेना तुम। अरे वाह, वे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और किंजल की कॉलेज खत्म हो जाती है और वो जॉब करने लगती है। अश्विनी भी अब उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है। क्या माँ, मुझे और 1.5 से 2 साल शादी नहीं करनी। प्लीज बख्श दो ना मुझे, अभी मुझे अपनी जॉब लाइफ जीनी है। हाँ माँ जी, किंजल की जैसी मर्जी है वैसे ही करिए ना। क्यों इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं आप? अरे मुंह बंद करो तुम दोनों। शादी सही उम्र में ही हो जानी चाहिए। एक बार अगर समय हाथ से निकल गया ना, तो तुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, ये जमाना वैसा बिल्कुल नहीं है। आप जरा अपनी सोच बदलिए। अरे जितना मैं कह रही हूँ उतना सुन ले, ज्यादा अपनी मत चला। मुझे ढील देनी भी आती है और फिर अच्छे से लाइन पर लाना भी आता है। और मैं तेरी शादी किसी एरे गेरे लड़के के साथ नहीं कराऊंगी, किसी अच्छे घराने के लड़के से ही कराऊंगी, जो तेरी तरह दिखने में भी एकदम सुंदर हो और जिसे तेरे जॉब करने से भी कोई ऐतराज ना हो। हाँ, फिर चलेगा माँ, बस लड़का और उसका परिवार, मेरे सपनों के बीच में दरार ना बने, बस उसी बात का डर लगा रहता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अब तो ठीक है ना? हाँ माँ, अब ठीक है। फिर अश्विनी किंजल का रिश्ता एक बहुत ही हैंडसम और अच्छी नौकरी वाले लड़के से तय करती है, जिसका नाम संदीप होता है। संदीप और किंजल भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। उत्कर्ष बेटा, पंडित जी ने कहा है कि अभी के लिए सगाई करा दो और शादी का शुभ मुहूर्त 1 साल बाद है, तभी शादी करा देना। ठीक है माँ, पंडित जी ने हमें जैसा कहा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। एक बार अगर सगाई हो गई तो उसके बाद संदीप और किंजल 1 साल तक एक दूसरे को अच्छी तरह से जान भी लेंगे और इन दोनों को शादी के बाद एक दूसरे को समझने में इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी। हाँ बेटा,
तू हॉल वाले से बात कर ले, फिर हम सारी तैयारी शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ ही दिनों के बाद किंजल और संदीप की सगाई हो जाती है। क्या बात है किंजल, जब से संदीप तुम्हारी जिंदगी में आया है तब से तो तुम्हारे चेहरे पर और ज्यादा निखार आ गया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? क्या भाभी आप भी? शर्मा गई लड़की। अच्छा ये लो तुम्हारा टिफिन, आज मैंने तुम्हारी पसंद का सब कुछ बनाया है, पेट भर कर खाना। ओके भाभी, बाय। बाय किंजल। फिर किंजल जब ऑफिस ब्रेक में टिफिन खोलती है तब उसमें उसका पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह वाह वाह, आलू गोभी, पूरी, खीर, कचौरियाँ, क्या बात है। सच में मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी कमाल की भाभी मिली है। भाभी को एक अच्छा सा थैंक यू मैसेज लिखकर भेजती हूँ और आज शाम को घर जाते समय उनके लिए मैं कुछ लेकर भी जाऊंगी। अब रचना रोजाना तला भुना और भारी खाना ही बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अश्विनी देखती है कि किंजल का वजन पहले से बढ़ चुका है और साथ ही उसका पूरा बदन थोड़ा फूल सा गया है। अरे बहू, अब से तू रोज रोज इतना भारी भरकम खाना नहीं बनाएगी। देख इस लड़की को, दिन ब दिन ये कितनी मोटी होती जा रही है। अरे अब से 10 से 11 महीनों बाद इसकी शादी है। तुझे इसकी कुछ पड़ी है कि नहीं, या फिर ऐसे ही ठूस ठूस के इसकी सुंदरता खराब करना चाहती है? अरे माँ, आप बेवजह इन पर क्यों चिल्ला रही हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए सोकर मेरा बदन सूज गया है। ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब खाने पीने के कारण बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ माँ जी, और ये अब नहीं खाएगी तो कब खाएगी? और इसकी सेहत कैसे बनेगी? दिन भर जॉब में काम करने के कारण इसे भूख तो लगती ही होगी ना, और इसमें भी उसे अगर रूखा सूखा खाना मिलेगा तो कैसे चलेगा? नहीं बहू, तू समझ नहीं रही। पहले पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से इसकी सगाई हुई है उसके बाद से ये दिन रात बस ठूसती ही रहती है और उसी के कारण इसे मोटापा आ रहा है, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। संदीप और उसका परिवार भी इसकी सुंदरता की कितनी सराहना करते हैं, और ये देखो उसे बर्बाद करने के पीछे तुली हुई है। निकम्मी कहीं की। अरे माँ प्लीज यार, बंद कीजिए अपना ये भाषण। कब से मेरी क्लास ले रही हो, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। अरे इतना सा खाने से कुछ भी नहीं होता है। इतना सा? अरे इस खाने को तो इतना सा बोल रही है? हाँ माँ, ये खाना इतना सा ही है। और भाभी, आलू के पराठों का मसाला पड़ा है ना, उसके गर्मा गर्म पराठे बनाकर दे दो मुझे। और हाँ, भर भर कर मक्खन भी लगाना, बहुत भूख लगी है मुझे। और चाय पराठे खाकर ही मेरी भूख मिटेगी अब तो। फिर रचना किंजल को पराठे बनाकर देती है और वो एक बार में ही 6 से 7 पराठे खा जाती है। और उसे देखकर अश्विनी बहुत चिंता में पड़ जाती है। किसी ने सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब इस लड़की का बेहिसाब खाना पीना रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। फिर अश्विनी रचना के पास जाती है। खबरदार बहू, अगर तूने किंजल को ज्यादा खाना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो तुझे तेरे मायके पार्सल कर दूंगी। लेकिन माँ जी, आप उस बेचारी के साथ ऐसे क्यों पेश आ रही हो? अब उसके खाने पीने पे रोक लगाने से क्या ही हो जाएगा? जितना मन करता है उसे उतना खाने दीजिए ना। और आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे कि वो बाहर जाकर काम करती है और ऐसे में इंसान को बहुत भूख लगती है। अरे मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आता है। मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने भी अपनी जवानी के दिनों में बाहर जाकर काम धंधे किए हैं, लेकिन अब इस किंजल का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसे खाने का चस्का लग चुका है और ये चाहकर भी अपनी भूख को रोक नहीं पा रही। अरे हर आधे घंटे में इसे कुछ ना कुछ तो खाना ही होता है और ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हे भगवान, तो अब मैं क्या करूं माँ जी? मैंने तुझसे जितना कहा है उतना ही कर। तुझे मेरा कहना मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे ही इस घर से बाहर निकाल दूंगी।
इतना कहकर अश्विनी वहां से चली जाती है और रचना चिंतित होकर अपना सर पकड़ लेती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रितु दीदी, आज विक्की कौशल की नई फिल्म रिलीज हुई है, चलो ना साथ में देखने जाते हैं। और ये देखो, मैंने ऑनलाइन 2 टिकट्स भी बुक करके रखी है। 3 बजे का शो है। क्या? ना बाबा ना, मैं तेरे साथ कहीं नहीं चलूंगी, क्योंकि आज 3 बजे मेरी सहेलियों के साथ मुझे पार्टी में जाना है, इसीलिए मैं तो वहीं पर रहूंगी। पर दीदी, मैं थोड़ी ना रोज रोज कहीं बाहर जाती हूँ, और मैं अकेली वहां पर कैसे जाऊंगी? अब तो मैंने 2 टिकट्स भी बुक करके रख दी है। अरे बेवकूफ लड़की, बुक करने से पहले मुझसे पूछ लेती ना। और तू तो कितनी बोरिंग है, तेरे साथ कहीं भी जाने को तो मेरा मन ही नहीं करता। रितु की ये बातें सुनकर तन्वी अब उदास हो जाती है। उतने में वहां पर उन दोनों की माँ नंदिता आती है। ये सब क्या चल रहा है रितु? अरे थोड़ी तो लाज शर्म रख। तू तन्वी से 3 साल बड़ी है और एक बड़ी बहन होने के नाते तेरा यह फर्ज बनता है कि अपनी छोटी बहन को खुश रखे। लेकिन तू तो बस हर वक्त इस बेचारी को कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। अब रहने दो ना माँ, दीदी का प्लान तो पहले से बना हुआ है और वो अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती हो तो उसे जाने दो। अरे क्या जाने दो इसे मैं? रोज तो ये अपनी सहेलियों में ही घुसी पड़ी रहती है। एक दिन अपनी सगी बहन के लिए नहीं दे सकती क्या? और ये बोरिंग बोरिंग इसको क्या बोलती रहती है तू? इसमें और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है, और ये तुझसे कई गुना ज्यादा अच्छी है। नालायक कहीं की। अब आपकी ये बकबक तो बंद होने से रही, इसीलिए यहाँ से मैं ही निकल लेती हूँ। देख रितु, तू ये जो कुछ भी कर रही है ना, बहुत गलत है। मन तो करता है कि तुझे झाड़ू से पीट कर तेरी अच्छे से सुटाई करूं। निर्लज्ज कहीं की। इतना कहने के बाद भी रितु अपनी माँ के सामने ही घर से बाहर निकल जाती है। अरे क्या माँ, आप भी दीदी को डांटकर अपना बीपी हाई क्यों करती हो? वैसे भी वो आपकी कोई बात भी नहीं सुनती। अब क्या कहूँ बेटा, दोनों को तो मैंने ही परवरिश दी है, लेकिन ना जाने कैसे एक एकदम अच्छी निकली और दूसरी एकदम बिगड़ेल निकली। इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है, लेकिन एक ना एक दिन ये इन्हीं हरकतों की वजह से आगे जाकर बहुत पछताएगी। तन्वी का स्वभाव और पहनावा हर तरह से एकदम साधारण होता है, वही दूसरी तरफ रितु पूरी तरह मॉडर्न और बेबाक होती है। फिर एक दिन जब रितु एक ट्रिप से लौटती है तभी, अरे वाह, इतना सुंदर ड्रेस लाया है तूने तन्वी के लिए, ये तो उस पर बहुत जचेगा, है ना बेटा? हाँ माँ, मुझे भी ये ड्रेस बहुत पसंद आया। शुक्रिया दीदी। ओ हेलो, ये ड्रेस मैंने तेरे लिए नहीं बल्कि अपनी बेस्टी कियारा के लिए लाया है, और तेरे लिए तो मैंने ये झुमके लाए हैं। क्या? अपनी सहेली के लिए इतना सुंदर ड्रेस और अपनी सगी बहन के लिए मामूली से झुमके? अरे ऐसे झुमके तो हमारे यहाँ के बाजार में भी मिल जाते हैं। अरे कितनी बेशर्म है तू, परायों को ही अपना मान, बस अपनों की तो तुझे कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे वो कोई पराई नहीं है माँ, वो तो मेरी बेस्टी है, इसलिए मैं उसके बारे में इतना तो सोचूंगी ही ना। और ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने तन्वी के लिए कुछ लाया ही नहीं। ये झुमके भी कितने सुंदर है। अब ये पुराने जमाने की लड़की है तो इसके लिए मैं और क्या लाती माँ? अरे वो भले ही पुराने जमाने की है, लेकिन तुझसे ज्यादा गुणी है। लेकिन तू ठहरी 1 नंबर की निर्लज लड़की। ये झुमके भी अपने पास ही रख, कोई जरूरत नहीं है इसे देने की। इसे भी जाकर अपनी बेस्टी को ही दे दे। अरे माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? दीदी ने ये झुमके मेरे लिए कितने प्यार से लाए हैं, प्लीज इसे ऐसा मत बोलिए। चुप रहे तू तन्वी, तू इसे नहीं जानती क्योंकि तू एकदम भोली है, लेकिन ये लड़की बहुत शातिर है। नंदिता की डांट सुनकर भी रितु को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एकदम ढीठ बन चुकी थी। फिर एक रोज
रितु मोहल्ले में हेडफोन्स लगाकर घूम रही होती है। ला 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 ला। अरे ओ लड़की, हट जा सामने से। वो बूढ़ा आदमी हॉर्न बजाता है, लेकिन रितु हेडफोन के कारण सुन ही नहीं पाती और उसका ध्यान फोन में ही होता है। तभी गुस्से में आकर वो आदमी गाड़ी से उतरकर रितु पर चिल्लाने लगता है। ये नए जमाने के बच्चे भी ना, इनकी अकल तो घास चढ़ने गई है। रास्ते पे चलते समय फोन इस्तेमाल कर रही हो और कानों में ये हेडफोन लगाकर घूम रही हो। पागल वागल हो गई हो क्या? या फिर माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है तुम्हें? अरे तो आपको भी समझना चाहिए ना, इस छोटे से मोहल्ले को अपना रोड समझ के रखा है। पहले अपनी खुद की गलती देखो, फिर भोको। देखो कैसे बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। है कोई शर्म? अरे भगवान ना करे, कल को अगर तुम्हारी इसी गलती के कारण तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या करोगे तुम? रास्ते पर चलते वक्त फोन इस्तेमाल करना गलत है। फोन अपने बैग में रखा करो ना। पढ़े लिखे होकर भी तुम लोगों में कोई अक्ल नहीं है। ना जाने ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। अरे ओ बुढ़े, बहुत बकवास कर ली तूने। सुनकर ले रही हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तू कुछ भी बोलता रहेगा। चल अब चलता बन। क्या कहा? मुझे उल्टा बोलेगी? रुको, अभी तुम्हारे माता पिता को जाकर बताता हूँ। बेशरम कहीं की। हाँ हाँ जा, उन्हें भी बता दे। डरती नहीं हूं मैं किसी से। रितु उस बूढ़े आदमी के साथ बहस कर रही होती है कि उतने में वहां पर तन्वी आ जाती है। काका जी, मेरी दीदी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं दीदी को समझाऊंगी और वो दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। ए तन्वी, तू पागल हो गई है क्या? तू माफी क्यों मांग रही है? देखो, कुछ सीखो अपनी छोटी बहन से। अरे तुमसे उम्र में छोटी होने के बाद भी व्यवहार और संस्कारों में कितनी बड़ी है ये। समझा दो अपनी दीदी को। फिर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। इस बुड्ढे की तो ऐसी की तैसी। और तन्वी, तू तो सच में बेवकूफ है। अरे क्या जरूरत थी उससे इतना सुनकर लेने की? तूने देखा ना वो मुझसे किस तरीके से बात कर रहा था। हाँ दीदी, वो तो है, लेकिन इसमें गलती आप ही की है ना। आपको चलते समय फोन और हेडफोन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वो तो एक बड़े की तरह आपको समझा रहे थे, लेकिन आपने ही उन्हें उल्टा जवाब दिया, जबकि आपको अपनी गलती स्वीकार कर उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। अरे माफी मांगे मेरी जुत्ती, उसको तो मैं बाद में देख लूंगी। और मैं अभी बाहर जा रही हूँ, लेकिन घर पर इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, वरना माँ और पापा फिर से शुरू हो जाएंगे। लेकिन दीदी, इतनी रात हो चुकी है और ऐसे में आप कहाँ जा रही हो? चलिए घर पर चलते हैं। आपको अगर कहीं जाना है तो सुबह चली जाओ ना। देख तन्वी, मैं तेरी तरह फट्टू नहीं हूँ। मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी किसी भी वक्त जा सकती हूँ। अब ज्यादा मेरी दादी अम्मा मत बन और जा यहाँ से। ठीक है दीदी। फिर तन्वी चुपचाप सर झुकाकर वहां से घर लौट आती है। वही रितु बाहर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और रितु की बुरी हरकतें रुकने का नाम ही नहीं लेती। रितु, तन्वी, मैं बाहर जा रही हूँ। तब तक तुम दोनों अपने कमरों की सफाई करके रखो, त्योहार आने वाले हैं। और हाँ रितु, तुझे मैं लिस्ट दे रही हूँ, बाहर जाकर वो सामान लेकर आना। और मुझे कोई आनाकानी बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे भी तू जल्दी से कोई काम नहीं करती है। ठीक है माँ, कर दूंगी मैं। फिर नंदिता चली जाती है और तन्वी और रितु अपने कमरों की सफाई करने में जुट जाती है। तभी कितनी धूल मिट्टी है मेरे बेड के नीचे, और इतने दिनों से मैं इस गंदे बेड पर सो रही हूँ। बाप रे, अब मैं अकेले इस पूरे कमरे को कैसे साफ करूंगी? तभी रितु के खुराफाती दिमाग में एक सुझाव आता है। क्यों ना मैं तन्वी को झूठ बोलकर बाहर जाऊं और सारा काम उसे ही करने के लिए कह दूं। हाँ, यही सही रहेगा। फिर रितु तन्वी के पास जाती है। अरे तन्वी, सुनना मेरी बहन, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है और इस मुसीबत से अब तू ही मुझे बचा सकती है।
मुसीबत? कैसी मुसीबत दीदी? वो मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था। हाँ तो वहां पर आज ही मुझे बुलाया है, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया। लेकिन अब मुझे याद आया है, अब आधे घंटे में मुझे वहां पर किसी भी हाल में पहुंचना होगा। और अगर मैंने ये मौका अपने हाथ से गवा दिया तो इतनी अच्छी जॉब मेरे हाथ से चली जाएगी। हे भगवान, अब क्या करोगे आप? हाँ ना तन्वी, और अब तो माँ ने मुझे इतना सारा काम भी दिया है करने के लिए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। लेकिन तू अगर मेरा काम कर देती है तो मैं इंटरव्यू के लिए आराम से जा सकती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। आप जाइए और एकदम अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। मैं यहाँ पर आपके हिस्से का सारा काम कर लूंगी। सच में तन्वी? हाँ दीदी, शुक्रिया मेरी बहन, तू दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। चल अब आती हूँ मैं। दीदी बस 1 मिनट। फिर तन्वी रसोई में से दही शक्कर लेकर आती है और वो रितु को खिला देती है। ऑल द बेस्ट दीदी। शुक्रिया बहन। रितु अब इंटरव्यू का झूठा बहाना देकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है और बेचारी तन्वी को उसके हिस्से का सारा काम करना पड़ता है। लेकिन बाहर गई हुई नंदिता दूर से रितु को अपनी सहेली के साथ गोलगप्पे खाते हुए देख लेती है। ये रितु यहाँ पर क्या कर रही है? इसे तो इस वक्त घर की सफाई करनी चाहिए, फिर ये अपनी सहेली के साथ यहाँ पर गोलगप्पे क्यों ठूस रही है? फिर घर पहुंचकर नंदिता ये देखकर हैरान होती है कि तन्वी ही रितु का सारा काम कर रही है। क्या कहा? इंटरव्यू? अरे वो तुझे उल्लू बनाकर गई है। वो कोई इंटरव्यू के लिए नहीं गई है। अभी अभी मैंने उसे अपनी सहेली के साथ गोलगप्पे खाते हुए देखा है। क्या? तन्वी भी अब हैरान रह जाती है। और थोड़ी ही देर बाद जब रितु घर आती है तभी नंदिता उसे खूब सुनाती है। अरे मेरा विश्वास करो माँ, मैं वहां पर गोलगप्पे खाने के लिए इंटरव्यू के बाद ही गई थी। झूठी मक्कार कही के, मुंह बंद कर अपना। अरे तूने तो कल कहा था कि जहां पर तेरा इंटरव्यू होने वाला है वो जगह हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर है, तो तू यहाँ के पास की चौकी में क्या कर रही थी? पर माँ, देख रितु, तू अपनी बहन को पागल बना सकती है लेकिन अपनी माँ को नहीं। मैं तेरी रग रग से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अपना काम निकलवाने के लिए बराबर मीठी मीठी बातें करती है तू, लेकिन बाकी के वक्त उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती तू। अरे और कितनी कपटी हो सकती है तू? अरे माँ जाने दीजिए ना, दीदी का काम करने से मुझे कुछ नहीं होने वाला, उल्टा मुझे तो अच्छा ही लगता है। नहीं तन्वी, इसने झूठ बोलकर बहुत गलत किया है और अब से ये लड़की इस घर के आधे से ज्यादा काम करेगी और यही इसकी सजा है। आने दो पापा को काम से, उन्हें भी मैं अच्छी तरह से बताती हूँ कि इसकी करतूतें कितनी बढ़ गई है। क्या? फिर रात को जब रितु के पापा मुकुंद घर पर आते हैं तभी नंदिता उन्हें भी सब बता देती है, जिसके बाद अब घर के आधे से ज्यादा काम रितु को ही करने पड़ते हैं। फिर एक दिन मुकुंद और नंदिता को अचानक से गांव के लिए निकलना पड़ता है। तभी रितु अपनी सहेलियों को घर पर बुलाती है। अरे दीदी, ये सारी आपकी सहेलियां हैं? हाँ तन्वी, अब तुम जाओ और हमारे लिए नाश्ता लेकर आओ, कुछ चटपटा सा बना देना। अरे रितु, तू तो कितनी मॉडर्न है और तेरी ये बहन एकदम बहनजी टाइप से। ओ, ये इसकी बहन है? मुझे तो लगा कि ये कोई नौकरानी है। अरे कोई बात नहीं अंजू, तू वही समझ ले। फिर वो सभी लोग शराब पीने लगते हैं और बेचारी तन्वी से वो लोग किसी नौकरानी की तरह काम करवाते हैं। अरे दीदी, आप शराब का सेवन मत कीजिए, ये सही नहीं है। अरे चुप हो जा तू, बड़ी आई संस्कारी बनने वाली, अपने संस्कार अपने पास ही रख तू। पर दीदी, रितु तन्वी की एक नहीं सुनती और वो लोग पार्टी में गाने लगाकर नाचने लगते हैं। ये दीदी बहुत गलत कर रही है। अगर पड़ोस में किसी ने इसे देख लिया या फिर सुन लिया तो शामत ही आ जाएगी। उतने में वहां पर अचानक से
मुकुंद और नंदिता आ जाते हैं और ये सारा तमाशा देखकर वो चौंक जाते हैं। माँ पापा, आप दोनों, अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें